गोल्ड सिल्वर के बाद अब बारी है बेस मेटल्स और एनर्जी पैक की। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड और नेचुरल गैस। 2026 में कहां बनेगा पैसा और कहां फंसेगा ट्रेडर, जानेंगे पूरा रोड मैप। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, 2026 में बेस मेटल्स और एनर्जी पैक का सबसे बड़ा थीम क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा जो थीम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा थीम रहने वाला है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस समय सिल्वर और गोल्ड के पीछे भाग रही हैं, बेस मेटल्स के पीछे भाग रही हैं। 2026 का जो साल है वो कमोडिटीज का ही रहने वाला है, जैसे हमने 2025 का देखा है। हम बहुत टाइम से सुनते आए हैं कि जो कमोडिटी मार्केट है बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये जो साइकिल है ये काफी लंबी चलने वाली है। सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जब जब मार्केट के अंदर अपना अपना जितना भी उसका वो है मनोबल बढ़ाएंगी, उतना उतना हमको बेस मेटल प्राइसेस के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है देखने वाली, वो है चाइना। लोग चाइना को अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में चाइना ही सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आएगा 2026 में, जहां पे पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी चाइना के इर्द गिर्द आपको घूमती हुई नजर आएगी। क्यों? सबसे पहला रीजन यह है कि चाइना ने अभी सबसे पहले बात करी है कि जो सिल्वर है वो 40% वहां पे डेफिसिट हुई है। उसके बाद 1 जनवरी से चाइना बताएगा कौन सी कंट्री में हमको सिल्वर एक्सपोर्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है और किस रेशो में करनी है। इसके अलावा बाकी अदर मेटल्स की अगर बात करें, उस पर भी कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा कंजम्पशन है वो चाइना का ही है। एक न्यूज अभी निकल के और आई है। नवंबर जी। महीने में नवंबर महीने में चाइना ने रशिया से करीब करीब $1 बिलियन का गोल्ड परचेज करा है, जो अभी तक की सबसे बड़ी बाइंग कहलाएगी चाइना की तरफ से। तो ये सारे सेंटिमेंट्स बता रहे हैं कि जो चाइना है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे मेटल्स के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अंकित जी, कॉपर को इकोनॉमी का थर्मामीटर क्यों कहा जाता है? कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे उसका यूज नहीं होता हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल बैटरीज हो, कहीं पे भी अगर हम देखें तो कॉपर का सबसे ज्यादा यूज होता है। कॉपर एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। अगर वो तेज है तो मतलब मान के चलिएगा जो ग्लोबल इकोनॉमी है आने वाले टाइम में आपको डिमांड देखने को मिलेगी। अगर वो कॉपर की प्राइसेस अगर आपको गिरते हुए नजर आती हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्लो डाउन जो प्रोसेस है वो हमको नजर आता है। चाइना अगर देखा जाए स्पेशली तो 40% कंजप्शन चाइना ही केवल अकेला कॉपर का इस्तेमाल करता है, और ऐसा कोई भी अप्लायंस नहीं है जिसके अंदर कॉपर का यूज नहीं होता है। इसलिए कॉपर को कहीं ना कहीं इस रूप में देखा जाता है। जी। और एल्यूमिनियम और जिंक में सप्लाई डिमांड बैलेंस कैसा रहेगा? देखिए, लगातार डेफिसिट चल रही है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ रही है। इस समय अगर देखा जाए तो सिल्वर बहुत अच्छा मूव दिया है, प्लेटिनम, पैलेडियम। इसके साथ साथ बेस मेटल में अगर बात करें तो जिंक और एल्यूमिनियम ये भी कहीं ना कहीं अपसाइड मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। सिल्वर के मुकाबले बाकी अदर कमोडिटीज के अंदर देखें, कॉपर में मूवमेंट चालू हुआ है। आने वाले टाइम में इसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। और 2026 में अंकित जी, क्रूड ऑयल में जियो पॉलिटिकल फैक्टर कितना अहम होगा? देखिए, अभी तो बहुत लोग एक चीज बोल रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसमें सप्लाई ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा कम है। और आने वाले टाइम में जो मेटल्स हैं उसके अंदर तेजी होगी। लेकिन क्रूड ऑयल के अंदर सभी जितने भी एनालिस्ट हैं या फिर मार्केट प्लेयर्स हैं वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि इतना डिमांड निकल के नहीं आएगी। लेकिन एक चीज आप मान के चलिएगा, जैसे जैसे चाइना रिवाइव करेगा वैसे वैसे क्रूड ऑयल की डिमांड भी आपको इंक्रीज होती नजर आएगी। चाइना अभी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तैयारी कर रहा है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अगर वो सेल करता है तो पूरा पैसा जो उसको मिलेगा वो कंजम्पशन की तरफ लगाएगा, कंजम्पशन की तरफ वो अग्रेसिवली इन्वेस्ट करेगा। तो वहां पे पुराने अप्लायंसेस जितने भी हैं उसको वो खत्म करके नए अप्लायंसेस खरीदने के लिए तरफ जाएगा, ताकि जो रोटेशन है और जो वहां का जो प्रोडक्शन है वो काफी जो कंजम्पशन डिक्लाइन हुआ था उसको वो बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर ये चीजें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, बाकी जितने भी शिपमेंट्स हैं, सब जगह क्रूड ऑयल का यूज होगा। जैसे जैसे क्रूड ऑयल का यूज होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। चाइना 2026 आपको अलग तरीके से दिखेगा। वहां पे ग्लोबल ग्रोथ हमको अगर देखने को मिलती है, अगर वहां चाइना की ग्रोथ देखने को मिलती है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी अनएक्सपेक्टेड हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। और अंकित जी, नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी 2026 में बढ़ेगी या घटेगी? नेचुरल गैस सर एक जी। ऐसी कमोडिटी है जो हर 2 साल में अपना नया नया लो मारती है और हर चौथे साल में नया हाई मारती है।
हम ये ट्रेंड 2016 से देख रहे हैं। 2016 में 130 रुपए के आसपास था, उसके बाद में 2018 में ये 400 रुपए के आसपास गया। 2020 में वापस से ये आया और 130 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। 2022 में हमने देखा 800 का हाई लगा दिया था। 2024 में वापस से गिरावट इसके अंदर देखने को मिली और 130 का लेवल हमने देखा था। अब 2026 चालू हो रहा है, इसके अंदर तेजी का जो रुझान है वापस से बना है। अगर 2026 के एंड तक नेचुरल गैस प्राइसेस नया हाई क्रॉस नहीं कर जाए, मतलब 800 850 का लेवल अगर क्रॉस कर जाएगा तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब ये तो बात हुई इनकी बेसिक फंडामेंटल वाली बातें। अब अंकित जी की बेस मेटल्स में लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए कौन सी सेगमेंट बेहतर है? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा तो कॉपर। जी। कॉपर बहुत अच्छी कमोडिटी लग रही है, लगातार इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। जिस तरह से फंडामेंटल्स की हमने बात करी है, तो आने वाले टाइम 2026 के अंदर ये 1600 का लेवल, अगर मैं एलएमई पे बात करूं तो 15,000 का लेवल भी अगर क्रॉस कर दे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जी। और कोई दूसरी बेस मेटल्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे? दूसरा जो बेस मेटल है उसमें मैं एल्यूमिनियम और जिंक में भी जाऊंगा। एल्यूमिनियम के अंदर जैसे मैंने अभी बताया कि ये कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज हो सकता है आने वाले टाइम में, तो अभी इसकी रिसर्च चल रही है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें निकल के आती तो डेफिनेटली एक एल्यूमिनियम भी है जो मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक, मतलब 2026 के एंड तक, मुझे लग रहा है कि इससे जो एल्यूमिनियम प्राइसेस हैं वो समवेयर अराउंड 400 और जिंक प्राइसेस 350 से लेकर 450 तक जा सकती हैं। जी। और रिटेल ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती एनर्जी पैक में क्या करते हैं? क्योंकि आपने जैसा कहा कि भाई नेचुरल गैस में बढ़त आई, लेकिन कई बार मतलब वो शायद ऐसी गलती कर बैठे हैं कि वो कहते हैं कि हमने पैसा कमाया ही नहीं। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। जो एनर्जी पैक में गलती करते हैं आज की तारीख में, अगर गलती करेंगे कि नेचुरल गैस जैसे है या फिर क्रूड ऑयल है, इसको अगर आप पकड़ के नहीं चल रहे हैं, पूरा ध्यान जितने भी ट्रेडर्स हैं सबका ध्यान अभी सिल्वर ने खींच रखा है। सिल्वर तेजी 10-10 हजार रुपए की तेजी हो रही है। लेकिन जब ये $22 $25 थी, जब हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ये $75 हो जाएगी, तब कोई सुनने वाला नहीं था। तब सबको लग रहा था यार इतनी बड़ी तेजी कहां से हो सकती है। आज हम देख रहे हैं कि आज 2,23,000 चांदी हो गई, लेकिन उसके ऊपर किसी की, सबकी अब नजर पड़ रही है। क्रूड ऑयल भी एक ऐसी कमोडिटी है, नेचुरल गैस भी एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे लोअर लेवल पे बड़े प्लेयर्स का एक्टिमिनेशन चल रहा है। धीरे धीरे वो अपना माल उठा रहे हैं। आप $80 जब क्रॉस हो जाएगा क्रूड ऑयल, तब जाके वहां पे सोचने की कोशिश मत करिएगा कि आप खरीद लें। तो जो समय है, अभी निचला लेवल चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। आपको याद होगा पैलेडियम। पैलेडियम 1500 के लेवल, 1800 के लेवल पे वो कितना कंसोलिडेट करा था। उसके बाद में नीचे में हमने 1000 तक का लेवल देख लिया था। 1000 के लेवल के बाद में आज 2000 का लेवल हो गया, उसको टाइम नहीं लगा। तो क्रूड ऑयल भी एक ऐसी कमोडिटी है, नेचुरल गैस भी है। नेचुरल गैस ने तो मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन क्रूड ऑयल में मोमेंटम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और अंकित जी, अंतिम सवाल की 2026 में कौन सा कमोडिटी सेगमेंट सबसे ज्यादा रिस्क रिवार्ड देगा? सबसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आज मैं चार्ट देख रहा था तो ईयरली क्लोजिंग बहुत अच्छी लग रही है। तो आने वाले टाइम में मुझे सिल्वर ही लग रही है जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। सिल्वर अभी भी यहां से इतना पोटेंशियल लग रही है कि इंडियन मार्केट की अगर बात करूं तो 4.5 लाख, और मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो $150 होते हुए नजर आ रही है। तो जो यहां पे ख्याल बन रहा है कि बहुत तेजी हो गई है, तो अभी रुकिए, 2026 का ट्रेंड बाकी है। बाकी कमोडिटीज के अंदर भी आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर किसी को ध्यान रखना है तो कॉपर और सिल्वर, ये दो कमोडिटीज हैं जो 2026 के लिए आपको पूरी नजर बना के चलना चाहिए। ने जो सिल्वर का एक बहुत ही जबरदस्त अनुमान बताया, 4.5 लाख, ये कब तक के लिए, मतलब कितने समय के बाद हम इसके बारे में, मतलब आज अगर कोई निवेशक निवेश करता है तो कितने समय तक होल्ड करे वो अपनी पोजीशन? देखिए, इसके अंदर अगर आपको निवेश करके चलना है तो आप अपनी जो प्राइमरली है वो इसके अंदर निवेश करके चलिए। 2026 के अंदर मैक्सिमम अगर मैं गिरावट मानता हूं तो $55 से ज्यादा गिरावट इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक दिखेगा तो 2027 मार्च तक मुझे लग रहा है कि 4.5 लाख तक का जो टारगेट है, 4.5 लाख का जो सिल्वर का टारगेट है, वो अचीव होना चाहिए। आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। डेरिवेटिव्स में जितनी भी बात करी है सारी की सारी मैंने अनबाइस्ड है। बिना स्टॉप लॉस की कभी मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।